डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इन्फोसिस की वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात कर रहे हैं। हेडलाइन नंबर्स तो काफ़ी मजबूत दिखते हैं। राजस्व 2.2% बढ़ा और पहली बार एक तिमाही में $5 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। बिल्कुल। और मेरे लिए असली कहानी इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे है। कंपनी ने इस तिमाही में $3.1 बिलियन की बड़ी डील्स जीती हैं। सच कहूं तो मैं यूके एनएचएस के साथ हुई $1.6 बिलियन की मेगा डील के स्केल को देखकर हैरान थी। इस माहौल में 100% नया काम मिलना मतलब लगभग अनसुना है। ये मेरे हिसाब से असली हेडलाइन है और दिखाती है कि इन्फोसिस एक मुश्किल बाजार को सफलतापूर्वक नेविगेट कर रही है। मैं उन्हीं नंबरों को देखता हूं और मुझे कुछ और नजर आता है, वो जो उन नंबरों में नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ। सीएफओ ने खुद माना कि वॉल्यूम अभी भी नरम है। तो इससे मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये सफलता वाकई टिकाऊ है? और यहीं से हमारी आज की चर्चा का मुद्दा बनता है। क्या इन्फोसिस की ये मजबूत दिखने वाली तस्वीर भविष्य के लिए एक ठोस नींव है जो एआई और नई डील्स पर बनी है, या ये सिर्फ एक सतह है जिसके नीचे वॉल्यूम में कमी और एक बेहद सतर्क मैनेजमेंट की कहानी छिपी है? मुझे लगता है ये एक मजबूत नींव है। आप सिर्फ डील की संख्या को नहीं देख सकते, आपको उनकी गुणवत्ता देखनी होगी। इस साल के पहले छमाही में जीती गई 6.9 बिलियन की डील्स में से 60% से ज्यादा नेट न्यू हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक सिर्फ मौजूदा काम को नहीं बढ़ा रहे हैं, वे नए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए इन्फोसिस को चुन रहे हैं। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। लेकिन नेट न्यू का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ने खूब साफ किया है कि ये डील्स ज्यादातर लागत अनुकूलन, वेंडर कंसोलिडेशन और उत्पादकता के लिए एआई पर केंद्रित है। सीधे शब्दों में कहें तो क्लाइंट्स अपना खर्च बढ़ा नहीं रहे हैं, वे बस अपने मौजूदा खर्च को कम करने के तरीके खोज रहे हैं। ये डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग में किसी भी तरह की रिकवरी का संकेत नहीं है। मतलब वो खर्च जो जरूरी नहीं है, जैसे कि नए एक्सपेरिमेंट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स पर। ये एक रक्षात्मक विकास है, आक्रामक नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या हर लागत कटौती वाली डील बुरी होती है? आज की दुनिया में एआई का इस्तेमाल करके लागत कम करना खुद में एक इनोवेशन है। यह क्लाइंट के साथ एक गहरी रणनीतिक साझेदारी बनाता है। जब आप किसी कंपनी को उसके सबसे मुश्किल समय में पैसे बचाने में मदद करते हैं, तो आप एक भरोसेमंद पार्टनर बन जाते हैं। जब बाजार सुधरेगा तो वही क्लाइंट नए प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे पहले आपके पास आएगा। ये भविष्य के लिए एक निवेश है। आप एक वेंडर को एक बार ही कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद क्या? यह एक वन टाइम बूस्ट जैसा लगता है। मेरा सवाल यह है कि इस लागत कटौती के दौर के बाद विकास कहां से आएगा? जब तक हम क्लाइंट्स को नए प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर खुलकर खर्च करते हुए नहीं देखते, तब तक यह कहना मुश्किल है कि यह विकास टिकाऊ है। और मैनेजमेंट की अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो उनकी गाइडेंस इतनी सतर्क क्यों है? उन्होंने अपनी वार्षिक राजस्व वृद्धि गाइडेंस की ऊपरी सीमा को भी नहीं बढ़ाया। यह एक अनिश्चित अर्थव्यवस्था में समझदारी भरा मैनेजमेंट है। यह यथार्थवादी होना है, निराशावादी नहीं। वे कम कार्य दिवस और फरलो जैसी वास्तविकताओं को ध्यान में रख रहे हैं। मेरे ख्याल से यह पारदर्शिता निवेशकों को पसंद आनी चाहिए। क्या ये यथार्थवाद है या अपनी ही पाइपलाइन में आत्मविश्वास की कमी? वे साफ साफ कह रहे हैं कि साल का दूसरा हिस्सा धीमा रहेगा। ये उस कंपनी के शब्द नहीं लगते जो अपनी सबसे बड़ी डील्स जीत रही हों। और ये हमें एआई के बड़े सवाल पर लाता है। आप एआई की बात कर रही हैं, लेकिन क्या ये सच में एक गेम चेंजर है या सिर्फ एक प्रचार का जरिया? मुझे लगता है ये बिल्कुल गेम चेंजर है। और इन्फोसिस की एआई रणनीति सिर्फ बड़ी बातों तक सीमित नहीं है। वे 4 छोटे भाषा मॉडल यानी SLMs बना चुकी हैं। इन्हें आप किसी खास काम के लिए बने छोटे सुपर एफिशिएंट चैट जीपीटी की तरह समझ सकते हैं। और वे फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स की एक टीम का उपयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उनके विशेषज्ञ सीधे ग्राहक के ऑफिस में बैठकर उनके साथ मिलकर समाधान तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारे पास लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स के ठोस उदाहरण हैं, जहां एआई ने सालाना $8 मिलियन की बचत की और उत्पादकता में 90% की वृद्धि की। ये वास्तविक व्यावसायिक परिणाम है। आपने उनकी तकनीकी उपलब्धियों को अच्छी तरह से बताया है, जो सुनने में प्रभावशाली लगती हैं।
लेकिन अगर ये इतना मूल्य पैदा कर रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि मैनेजमेंट इस पर कोई नंबर बताने से इनकार कर रहा है? इस चुप्पी का रणनीतिक कारण क्या है? वे कहते हैं कि वे इसे आंतरिक रूप से ट्रैक करते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक करने से बचते हैं। अगर एआई वास्तव में इतना परिवर्तनकारी है, तो वे इन आंकड़ों को साझा क्यों नहीं करते? ये एक वाजिब सवाल है। मेरा मानना है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, एआई अभी भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। शायद वे इसे एक अलग राजस्व धारा के रूप में रिपोर्ट करने से पहले इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। दूसरा, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि उनकी रणनीति एआई को एक अलग प्रोडक्ट के रूप में बेचने की नहीं है, बल्कि इसे हर डील का एक अभिन्न अंग बनाने की है। यह मार्जिन बढ़ाने और डील्स को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक तरीका है। इसे अलग करना मुश्किल और शायद व्यर्थ भी हो सकता है। और यहीं पर मेरी असली चिंता है। ये पैटर्न सिर्फ इन्फोसिस में नहीं है। हम देख रहे हैं कि कई आईटी कंपनियां एआई को एक क्षमता यानी कैपेबिलिटी के रूप में बेच रही हैं, न कि एक अलग उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में। सवाल ये है कि क्या ये कभी एक अलग राजस्व स्रोत बनेगा, या ये हमेशा मार्जिन बचाने का एक तरीका ही रहेगा? ये पूरी इंडस्ट्री के भविष्य के मूल्यांकन को प्रभावित करता है। जब तक इन्फोसिस इस पर स्पष्टता नहीं देती, तब तक ये संदेह बना रहेगा कि ये भविष्य का इंजन है या सिर्फ मौजूदा सौदों को बचाने का एक उपकरण। मैं मानती हूँ कि निवेशकों को इस पर और स्पष्टता चाहिए होगी, लेकिन कंपनी के आंतरिक उपयोग के परिणाम तो साफ हैं। उन्होंने एआई का उपयोग करके उत्पादकता में 20 गुना तक की वृद्धि और नकदी प्रवाह में $50 मिलियन की बढ़त हासिल की है। ये साबित करता है कि वे इस तकनीक को गहराई से समझते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे इसे ग्राहकों को कैसे भी पैकेज करें। आप एआई में उनकी तकनीकी क्षमता की बात कर रही हैं, लेकिन क्षमता को डिलीवर करने के लिए लोग चाहिए। और यहीं पर मुझे सबसे बड़ा जोखिम नजर आता है, उनकी H-1B वीजा पर निर्भरता, जिस पर मैनेजमेंट कुछ भी साफ कहने से बच रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे इस मुद्दे पर चुप बैठे हैं। मैनेजमेंट एक बहुवर्षीय डी-रिस्किंग योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने ऑन साइट कर्मचारियों का अनुपात कम किया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ H-1B के बारे में नहीं है। पूरा ग्लोबल डिलीवरी मॉडल बदल रहा है। कनाडा और मैक्सिको जैसे नियर शोर केंद्रों में भारी निवेश करके वे न केवल अमेरिकी वीज़ा नीति से जोखिम कम कर रहे हैं, बल्कि उन ग्राहकों की मांग भी पूरी कर रहे हैं जो अब अपने जैसे टाइम जोन में टीमें चाहते हैं। ये सिर्फ एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक सक्रिय रणनीतिक बदलाव है। डी-रिस्किंग एक बहुत ही सुविधाजनक और कह सकते हैं अस्पष्ट शब्द है। जब मैनेजमेंट से H-1 वीजा की लागत और व्यावहार्यता के बारे में सीधे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने जवाब टाल दिया। उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि भविष्य में वे H-1 वीजा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी कम करेंगे या नहीं। अगर ये सच में एक सक्रिय रणनीतिक बदलाव है, तो वे इतने अस्पष्ट क्यों हैं? क्योंकि ये एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। वे एक ही बार में अपनी पूरी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन उनके कार्य जैसे स्थानीय हायरिंग और नियरशोर केंद्रों में निवेश उनकी दिशा का स्पष्ट संकेत देते हैं। वे समस्या के समाधान का इंतजार नहीं कर रहे, वे पहले से ही अपने डिलीवरी मॉडल को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। या फिर वे एक बुरी स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में एक प्रोएक्टिव शिफ्ट है, या वे बस अमेरिकी वीजा प्रणाली की अनिश्चितताओं से बचने के लिए मजबूर हैं? और क्या इससे लागत की समस्या हल हो जाती है? उत्तरी अमेरिका में स्थानीय रूप से काम पर रखना भारत से काम कराने की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा है। यह उनके मार्जिन पर दबाव डाल सकता है, जिसे वे प्रोजेक्ट मैक्सिमस जैसी पहलों से बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। उनकी चुप्पी बताती है कि यह अभी भी एक महत्वपूर्ण और अनसुलझा मुद्दा है, एक छिपा हुआ रोग जोखिम जिसे निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्फोसिस एक अनिश्चित माहौल में न केवल टिके हुए हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से खुद को मजबूत भी कर रही है। एक मजबूत डील पाइपलाइन जिसमें नेट न्यू का एक बड़ा हिस्सा है, एआई में गहरी और वास्तविक क्षमता और डिलीवरी मॉडल का सक्रिय विकास ये साबित करता है कि वे भविष्य के अवसरों को भुनाने के लिए सही स्थिति में हैं। उनकी सतर्कता को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक अनिश्चित दुनिया में बुद्धिमत्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सतही तौर पर मजबूत दिखने वाले इन नतीजों के पीछे
वॉल्यूम में नरमी, मैनेजमेंट की अत्यधिक सतर्कता और प्रमुख जोखिमों पर अस्पष्टता जैसी गंभीर चिंताएं छिपी हैं। जब तक एआई से होने वाली आय और वीजा निर्भरता पर अधिक स्पष्टता नहीं होती, तब तक इस विकास की स्थिरता पर एक बड़ा सवालिया निशान बना रहेगा। लागत में कटौती से आप 1 या 2 तिमाही तक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक टिकाऊ विकास वॉल्यूम और नए डिस्क्रिशनरी खर्च से आता है, जिसके अभी तक स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। निश्चित रूप से इन्फोसिस के ये नतीजे 2 अलग-अलग व्याख्याओं को जन्म देते हैं। एक तरफ एक कंपनी है जो रणनीतिक रूप से खुद को बदल रही है, एआई को अपना रही है और भविष्य के लिए तैयार हो रही है। और दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर है जहां विकास की गुणवत्ता पर सवाल है, मैनेजमेंट भविष्य को लेकर अनिश्चित है और कुछ बड़े जोखिमों पर पर्दा डाला जा रहा है। असली कहानी क्या है, इसका निर्णय तथ्यों के गहन विश्लेषण पर निर्भर करेगा और इस सामग्री में विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है।